नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी हैं जो भारत में व्यापार करने आई। इनमें इनका जो क्रम है वह है पुर्तगाली, फिर है डच, फिर है अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो इस क्रम में व्यापारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई व्यापार करने के लिए। इन्हें भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हुआ यूँ कि भारत का दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन काल से थे। तो भारत के साथ मध्य अधिकांशतः जो व्यापार होता था वो अरब या इटली वासी ही करते थे। अरब व्यापारी एशियाई हिस्सों में व्यापार करते थे और यूरोपीय हिस्सों में व्यापार करने का एकाधिकार इटली वासियों को प्राप्त था। इसी वजह से इटली वासियों की संपन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो नए नए युद्ध हो रहे यूरोपीय देश भी चाहते थे कि वो भारत के साथ व्यापार करें और अपने को और समृद्ध बना सके। परंतु इटली वासियों के एकाधिकार के कारण और 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया इस स्थान पर तुर्कों का अधिकार हो गया था। ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पुराना समुद्री मार्ग था वो इसी से होके जाता था और इस स्थान पर अगर इटली वासियों का एकाधिकार है तो वो दूसरे लोगों को व्यापार करने की अनुमति देंगे नहीं। तो यूरोपीय देशों को क्या हुआ, उनको आवश्यकता पड़ी एक नए समुद्री मार्ग की, ताकि वो भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ व्यापार सुगमता से कर सके। तो इस वजह से उन्होंने यूरोपीय देश नए समुद्री मार्गों की खोज में निकले। अब नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए दो देशों ने, यूरोप के दो देश स्पेन और पुर्तगाल, इन दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि वो नए समुद्री मार्ग खोज सके। इनको समुद्री मार्ग इसलिए भी खोजना था क्योंकि भारत से जो मसालों का व्यापार होता था वो बहुत ही लाभप्रद था। तो मसालों को मंगाने के लिए उन्होंने नए समुद्री मार्ग खोजने शुरू किए। इसी दूसरे मार्ग को खोजने के लिए ही दो नाविक निकले। एक का नाम था वास्को डी गामा और एक था कोलंबस। कोलंबस ने पश्चिम का रास्ता पकड़ा और सीधे चलता चला गया। वो पहुंच गया किसी और जगह पे। तो वो जिस जगह पे पहुंचा वो जगह वर्तमान में वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानी जाती है। अब ढूंढने तो निकला था इंडिया, लेकिन ये पहुंच गया वेस्ट में। तो उसने जिस जगह की खोज कर दी उसको वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया। तो वेस्ट इंडीज़ नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि वो इंडिया को खोजने गया था लेकिन पहुंच गया वेस्ट में और नई जगह ढूंढ बैठा वेस्ट इंडीज़। और वास्को डी गामा जो चला था वो केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक आने में सफल रहा। तो पहली जो कंपनी है, पहली यूरोपीय कंपनी या पहले यूरोपीय लोग जो समुद्री मार्ग से भारत आए वो थे पुर्तगाली। 1497 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। वो गुजरात के एक गाइड अब्दुल माजिद के साथ भारत की खोज के लिए निकला, भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज के लिए। कहाँ से निकला? लिस्बन से निकला, भारत की खोज के लिए निकला। ये पहुंचा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे। डेट क्या थी? 17 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट आ गया। अब उस समय, जिस समय ये कालीकट नामक बंदरगाह पे आया, उस समय वहाँ का शासक कौन था? जमीरिन था। ठीक, तो जमीरिन से पुर्तगाल के वास्को डी गामा की मुलाकात हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वास्को डी गामा था वो भारत कुल 3 बार आया है। सबसे पहली बार आया था 1498 में, इसके बाद वो भारत एक बार और आया था 1502 में, और इसके बाद भारत आया था एक बार और 1524 में। 1524 में आया था तो उसके बाद वो वापस जा ना सका और उसकी मृत्यु भारत में हो गई। और कहाँ पे? ये कोचीन में इसकी मृत्यु हुई। तो कोचीन में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई 1524 में। तो वास्को डी गामा को याद रखिए कि भारत वो 3 बार आया था। फिर उसके बाद पेट्रो अल्वारेज कैब्रल, ये दूसरा पुर्तगाली था जो 13 सितंबर 1500 को भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आया और 1503 ईस्वी में कोचीन में ही पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री या कारखाना इसने वास्को डी गामा ने खुलवाया। ठीक, इसके बाद पुर्तगालियों ने ही अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नौर में स्थापित की। इसके बाद वास्को डी गामा चला गया। फिर पुर्तगाल से अलग अलग गवर्नर यानी कंपनी को चलाने वाले शासक यहाँ आते रहे। तो उनमें जो पहला गवर्नर बन के आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, ये प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल का जो भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1505 से लेकर 1509 तक यहाँ पे शासन किया और इसने एक नीति अपनाई थी जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक, इसने जो अपना साम्राज्य बनाया उस साम्राज्य को क्या नाम दिया? एस्टाडो डी इंडिया का नाम दिया। तो पुर्तगालियों का जो साम्राज्य है वो एस्टाडो डी इंडिया इस नाम से जाना गया। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क ये दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। अल्बुकर्क एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसने ही पुर्तगालियों का जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसको बढ़ाया, यानी पुर्तगालियों का जो विकास हुआ सबसे ज़्यादा वो अल्बुकर्क के टाइम पे हुआ। अल्बुकर्क ने क्या किया? 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे क्या किया? गोवा एरिया को, गोवा क्षेत्र को जीत लिया या छीन लिया। अब जब गोवा अल्बुकर्क के अंडर में आ गया यानी वो पुर्तगालियों के अंडर में आ गया तो पुर्तगालियों ने क्या किया? 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी कोचीन से हटा कर शिफ्ट कर ली कहाँ? गोवा में। तो अब गोवा इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। इससे पहले कोची था क्योंकि वहीं पे वे उतरे हुए थे। अल्बुकर्क 1515 ईस्वी में गोवा में ही इसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से पुर्तगालियों का आगमन हो गया 1498 में। यहाँ आए, रहे, व्यापार किए और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, सबसे आखिरी में जाने वाले भी पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने भारत को 1962 में जाके कहीं छोड़ा।
गोवा एरिया में इनका राज्य था, आज़ादी के बाद भी था। 1962 में जाके इन्होंने कम्प्लीटली गोवा को भी फ्री कर दिया। तो पुर्तगालियों का अब हम देखते हैं यहाँ आने से फ़ायदा क्या हुआ था भारत को, या पुर्तगालियों ने क्या योगदान दिया भारत के लिए। तो अल्बुकर्क जो था वो पुर्तगालियों को भारत में बसाना चाहता था, तो इसलिए उसने क्या किया, तो पुर्तगालियों का जो सामाजिक आधार यहाँ बढ़ सके, इसलिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत के स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह करने की परमिशन दी और उनको प्रेरित किया कि आप यहाँ पे भी विवाह करें और यहीं पे रहें। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। ये प्रयास ही किया था, सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस होने की बात तो आएगी 1828 में, जब राजा राम मोहन राय वगैरह आएंगे, तब जाके कहीं कानून बन पाया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास बहुतों ने किया, तो अल्बुकर्क भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू और गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने वाले पुर्तगाली थे। तंबाकू, जिसका सेवन आज भी किया जाता है, उसकी खेती भारत में स्टार्ट कराने का काम पुर्तगालियों ने ही किया था। और जो गोथिक स्थापत्य कला है, गोथिक स्थापत्य कला क्या है, आपने अगर देखा होगा इटली पेरिस के चर्च जो होते हैं वो काफ़ी मीनारें उनकी काफ़ी पॉइंटेड होती हैं, ऐसे नुकीले नुकीले मीनार होते हैं। इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। भारत में इस तरह की बिल्डिंग बनना पुर्तगालियों ने ही शुरू कराया था। अब देखिए भारत में ये और क्या क्या लेके आए। भारत में ये मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, रबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रबर, चीकू, काजू, अमरूद, अनानास और शरीफा, इन सब की खेती भारत में प्रारंभ कराने वाले पुर्तगाली ही थे। तो पुर्तगाली, और ये जितने शब्द लिखे हुए हैं ये भी याद करने वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी में पूछता है कि कौन कौन से पुर्तगाली शब्द हैं, तो ये उनमें भी आएगा। आलू क्या है, पुर्तगाली शब्द है, क्योंकि ये पुर्तगाल से आया था। चीकू, काजू, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। तो वहाँ से ला के यहाँ पे इनकी बड़ी मात्रा में खेती प्रारंभ की गई। खेती आरंभ करने का जो श्रेय है इन सब चीज़ों का, वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। पुर्तगालियों के बाद जो भारत आए दूसरे यूरोपी, वो थे डच। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डच क्या है, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और इसकी मुद्रा है गिल्डर। पहला जो डच यात्री था उसका नाम था कार्लेनियस हाउसमैन, कहीं कहीं पे इसी का नाम कार्लेनियस हस्तमान भी लिखा जाता है। 1596 ईस्वी में ये भारत के पूर्व में सुमात्रा महाद्वीप है, सुमात्रा द्वीप समूह है, वहाँ पर पहुँचा था। 1596 में आ गया था, लेकिन कंपनी बन नहीं पाई थी। कंपनी बाद में बनी। कंपनी जब बनी 1602 में, और कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक। जो दूसरे यूरोपीय थे जो भारत आए वो थे डच। पहले पुर्तगाली, दूसरे डच। कंपनी इनकी बाद में बनी 1602 में। ठीक। ये जो कंपनी थी वो डच पार्लियामेंट स्टोटेन जनरल के द्वारा पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए अधिकार लेके आई थी। कंपनी जब आई थी तो कुल अपने साथ 65 लाख गिल्डर, गिल्डर क्या है, वहाँ की मुद्रा है डच की, तो 65 लाख रुपए समझ के चलिए कि 65 लाख गिल्डर ये लेके यहाँ पे आई थी व्यापार करने के लिए। इसने 1605 ईस्वी में कोरोमंडल क्षेत्र, ठीक, कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। भारत में अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर जल्द ही अंग्रेजों और डचों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, और ये संघर्ष चलता रहा। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कर्नल फोर्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद डचों का वर्चस्व भारत से समाप्त सा हो गया। भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डच कंपनी के बाद जो तीसरी कंपनी का आगमन हुआ वह था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में क्या ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए, और अंत में अपने आप को मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में सफल रहे। तो अंग्रेज ही वो थे जो सबसे पावरफुल शासक बनकर भारत में स्थापित हो पाए। 1599 ईस्वी में क्या था, जॉन मेल्डन हॉल एक अंग्रेज़ था। ये पहले अंग्रेज़ थे जो स्थल मार्ग से भारत आए थे। इसके बाद 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी ने एक शाही फरमान जारी करके पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी को 15 वर्षों का अधिकार प्रदान किया। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी यह कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। इस अधिकार को ब्रिटेन की महारानी ने दे दिया। आगे चलकर स्टुअर्ट वंशी एक शासक थे जेम्स पृथक, इन्होंने इस अधिकार को 15 साल से बढ़ाकर अनिश्चित काल कर दिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अनिश्चित काल तक के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। 1608 ईस्वी में क्या हुआ, विलियम हॉकिंस थे जो एक हेक्टर नामक जहाज के कप्तान थे, और ये सूरत बंदरगाह पर उतरे। सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना शुरू कर दी थी, परंतु अभी अनुमति नहीं मिली थी। तो स्थापना तो शुरू कर दी, लेकिन ये अभी लीगल नहीं हुआ। तो इसी की अनुमति लेने के लिए ये जाते हैं जहांगीर से मिलने। वहाँ पे ये तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करते हैं। कौन बात करने गया, विलियम्स हॉकिंस। जहांगीर इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इनको 400 गांवों का मनसब बना दिया और खान की उपाधि प्रदान कर दी, और तथा आगरा शहर में बसने की अनुमति भी प्रदान कर दी। ये टॉपिक या ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों, और यहाँ समझना भी है। देखिए वही है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत तो आ गया, और 1609 में जाके जहांगीर से मिल भी ली। सूरत में फैक्ट्री बनाना शुरू भी कर दिया था, और उसी की मान्यता लेने के लिए ये जहांगीर के पास गए थे, परंतु जहांगीर ने इनको अनुमति प्रदान नहीं की।
अनुमति प्रदान करने का कारण, क्योंकि उस समय गुजरात में अरब व्यापारी और पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। उनके दबाव के कारण जहांगीर ने अंग्रेजों को यह अनुमति नहीं दी। तो बनाना तो शुरू कर दिया था इन्होंने 1608 में, लेकिन मान्यता नहीं मिली उसकी। तो जब वहाँ मान्यता नहीं मिली इनको फैक्ट्री खोलने की, तो ये दक्षिण भारत की ओर चले आए और दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में खुली। कब? 1611 ईस्वी में। ठीक, 1608 में सूरत में बनाना तो शुरू किया, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली थी, यानी वो बस बन के स्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ कार्य नहीं हो पाता था, लीगल नहीं था वो। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी, यहाँ से अपना कामकाज शुरू कर दिया। फिर बाद में 1613 ईस्वी में सूरत में इनको अपनी फैक्ट्री की स्थापना की परमिशन मिल गई और इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1613 में सूरत में बना डाली, यानी कंप्लीट हो गया। ये जो 1613 में सूरत में इनकी फैक्ट्री बनी वो पश्चिम भारत की पहली फैक्ट्री थी और ओवरऑल पूरे भारत में इनकी ये दूसरी फैक्ट्री थी। ठीक, तो ये बात याद रखनी है कि 1613 में सूरत में जो फैक्ट्री खुली अंग्रेजों की, वो पश्चिम भारत की, शब्द आएगा पश्चिम भारत की पहली फैक्ट्री और पूरे भारत की दूसरी फैक्ट्री थी। कुछ किताबों में 1608 लिख के सूरत लिख के टाल देता है कि ये पहली फैक्ट्री थी, परंतु ऐसा नहीं है। फैक्ट्री बनना भले शुरू हो गई थी, काम काज शुरू नहीं हुआ था। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की 1611 में मसूलीपट्टनम में बनी, दूसरी फैक्ट्री 1613 में सूरत में बनी। ठीक, और जो बुक्स में लिख देते हैं 1608 में सूरत में बनी है, वो पॉसिबल कैसे है कि जब हॉकिंस 1608 में आया ही था तो फैक्ट्री तुरंत कहाँ से बन जाएगी? बनना शुरू हो गई थी, बट अनुमति मिल नहीं पाई थी, वो जाके 1613 में हुआ था। अब जब 1613 में सूरत में फैक्ट्री बन गई, उनको अनुमति मिल गई, तो 1615 में ही ब्रिटिश के जो शासक थे जेम्स प्रथम, उन्होंने सर टॉमस रो नामक एक व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भारत भेजा और ये सूरत बंदरगाह पे उतरे और यहाँ से वो जाके अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की। वहाँ पे इन्होंने अजमेर में जहांगीर के दरबार में क्या ये 3 वर्षों तक मुगल दरबार के राजदूत के रूप में निवास किए। 1633 ईस्वी में क्या हुआ? पूर्वी तट में भी अंग्रेजों ने अपनी एक कारखाना खोल लिया जिसका नाम था बालासोर और हरिपुरा, जो कि उड़ीसा में है। ये दोनों फैक्ट्रियाँ पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट यानी बंगाल के पास में उड़ीसा क्षेत्र में इन्होंने खोल ली थी। अब देखिए 1639 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज़ था, इसको चंद्रगिरी के राजा से मद्रास राज्य क्या हुआ? पट्टे पे मिल गया। तो जब पट्टे पे इनको ये क्षेत्र मिला तो इन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों ने क्या किया? अपना एक किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक दुर्ग या किला इन्होंने बनाया और यही दुर्ग से इन्होंने दक्षिण भारत पे अपने सारे कार्य को अंजाम दिया और ये दक्षिण भारत का क्या हुआ? मुख्यालय बन गया। तो दक्षिण भारत के समस्त व्यापारिक कार्य अब इस मुख्यालय से शुरू हो गए, फोर्ट सेंट जॉर्ज से। ठीक, ये कहाँ है? ये कोरोमंडल तट पे था। अब जिनको नहीं पता कोरोमंडल तट क्या है तो वो देख लें कि जब भारत का हम मैप बनाते हैं, जो समुद्री मैप है ऐसे वाला दक्षिण का हिस्सा, तो यहाँ समुद्र तट है, उन समुद्र तटों के नाम है। तो जैसे ये जो कोरोमंडल तट है वो इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र कोरोमंडल तट कहलाता है। इसी तरह इस तरह का केरल के आसपास का क्षेत्र ये कोचीन या मालाबार तट कहलाता है। गोवा के आसपास का क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। तो इस तरह से समुद्री तटों का नामकरण किया गया है। तो जो कोरोमंडल बोला जाएगा तो उसका मतलब है बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला क्षेत्र। अब देखिए हुआ क्या? 1661 में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कैसे? 1661 में क्या हुआ? इंग्लैंड के शासक थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह होता है ब्रिटेन और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रिगेंजा से। तो इंग्लैंड के शासक और पुर्तगाल की राजकुमारी, इनका विवाह हो गया। उस समय जो बम्बई का बंदरगाह था वो पुर्तगालियों के अधीन था। स्पेन ने क्या किया? इस बम्बई बंदरगाह को एज अ दहेज के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। कब? 1661 में। तो बम्बई बंदरगाह 1661 में इंग्लैंड के शासक के पास पहुँच गया, इससे पहले ये पुर्तगालियों के अधिकार में था। फिर देखिए 1668 में क्या हुआ? जो बम्बई बंदरगाह चार्ल्स द्वितीय को मिला था, उन्होंने इसी बंदरगाह को कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक के बदले प्रदान कर दिया। तो अब बंदरगाह पहुंच गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पहले पुर्तगालियों का था, दहेज के रूप में उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक के बदले उसी को अंग्रेजों को, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब कंपनी ने इस बंदरगाह और इसके आसपास के क्षेत्रों को थोड़ा डेवलप किया और अपने लिए बम्बई प्रेसिडेंसी बना ली। तो इस तरह से बम्बई प्रेसिडेंसी या बम्बई राज्य का उदय हो गया। ठीक, इसी प्रकार 1698 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल के एक सूबेदार थे अजीमुस्सान, इन्होंने 3 गांव सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी और इस जमींदारी के बदले इब्राहिम खान को, यानी अंग्रेज़ क्या किए? अंग्रेज़ों को तो ये यहाँ की ज़मीनें मिल गई, जमींदारी का अधिकार मिल गया और अंग्रेज़ों को क्या करना था? यहाँ के जो पुराने जमींदार थे इब्राहिम खान, उनको 1200 रुपये प्रतिवर्ष देने थे। ठीक, अब सोच लीजिए 1200 रुपये प्रतिवर्ष दे के उन्होंने 3 गाँव की जमींदारी अपने अंडर में कर ली। तो इस प्रकार से सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर मिलके एक तीनों गांव मिलके एक नया क्षेत्र बना, जिसको अंग्रेज़ों ने थोड़ा विकसित और एक आधुनिक शहर कलकत्ता बसाया। तो कलकत्ता शहर जो आज का कलकत्ता शहर है, वो पहले में 3 गांव होते थे, सुतानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। इन तीनों गाँवों को मिलाकर वहाँ पे इन्होंने आधुनिक कलकत्ता शहर बसाया और इसी जगह पे उन्होंने एक कोठी, फोर्ट विलियम 1699 ईस्वी में स्थापित किया।
ठीक। तो फोर्ट विलियम इन्होंने 1699 में कलकत्ता में बनाया, जो कि 1700 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बन गया, मुख्यालय बन गया। तो इससे पहले मुख्यालय यानी काम उधर चलता था दक्षिण भारत के फोर्ट सेंट जॉर्ज से, फिर 1700 तक में इन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया। अब सारा काम कंपनी का इधर बंगाल क्षेत्र में चल रहा है फोर्ट विलियम से। ठीक। 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुगल सम्राट फर्रुखशियर से मिलने उनके दरबार में उपस्थित हुआ। अब यहाँ की घटना देखिए क्या थी। 1717 में जब जॉन सुरमन पहुँचे व्यापारिक दल के साथ फर्रुखशियर के दरबार में, तो उस समय इस दल में कौन कौन थे, एक एडवर्ड स्टीफेंस, एक थे ख्वाजा सेहुर्द, ये क्या थे, द्विभाषा थे यानी मीडिएटर ट्रांसलेटर थे, और एक जॉर्ज हैमिल्टन थे, ये क्या थे, सर्जन थे यानी डॉक्टर थे। जब ये पहुँचे 1717 ईस्वी में, तो उस समय फर्रुखशियर का एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था। ठीक। इस फोड़े का इलाज क्या किया इन्होंने, जॉर्ज हैमिल्टन ने सफलतापूर्वक कर दिया। तो इसके खुश होकर फर्रुखशियर ने इसी से खुश होकर इस कंपनी को एक फरमान जारी कर दिया। इस फरमान को एक इतिहासकार हैं आर्म्स, ठीक, ब्रिटिश कंपनी के इतिहासकार थे आर्म्स, उन्होंने इस फरमान को कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कह दिया। मैग्ना कार्टा मीन्स महाअधिकार पत्र, यानी ये जो उनको फरमान मिला था वो कंपनी के लिए एकदम गोल्डन था, महान अधिकार पत्र मिल गया, मैग्ना कार्टा था। ठीक है। फरमान में क्या था, फरमान में ये बात कही गई थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इन तीनों क्षेत्र में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करने का पुराने अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक। तो इस फरमान में क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में 3000 रुपये वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। यानी 3000 रुपये वो हर साल फर्रुखशियर को दे देंगे और उसके बाद इन तीनों क्षेत्र में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में कर मुक्त होकर मनचाहा व्यापार कर सकते थे। तो ये कंपनी के इतिहास में क्या हुआ, मैग्ना कार्टा कहलाया, महान अधिकार पत्र कहलाया। ये जो फरमान था उसको दस्तक या फ्री पास भी कहा गया, क्योंकि अब वो 3000 रुपये उन्हें देने थे, उसके बदले वो पूरे वर्ष कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। ये इसी को फ्री पास या दस्तक भी कहा जाता था। और उल्लेखनीय है कि यही फरमान बाद में जाके बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच, यहाँ बीच लिखा है, ठीक, बीच संघर्ष का कारण बनेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो अगली कंपनी भारत आई वह थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों के बाद भारत में जिनका आगमन हुआ वो लोग थे डेनिश। डेनिश का मतलब होता है डेनमार्क के निवासी। तो यह डेनमार्क की एक कंपनी थी जिसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी का उद्देश्य भी क्या था, अन्य कंपनियों की तरह व्यापार करना ही था, परंतु इस कार्य में ये ज़्यादा सफल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि इनके आने से पहले ही पुर्तगाली और ब्रिटिश इन दोनों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। तो डेनिश को आके यहाँ इन दोनों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, डेनिश ने व्यापार का अपना जो मेन उद्देश्य था उसको छोड़ते गए और इन्होंने अपना उद्देश्य फिर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक ही सीमित रखा। ठीक। तो ये व्यापार के बदले फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा लग गए। तो इस प्रकार से इन्हें ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से ज़्यादा सफल नहीं हो सके। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इसने भी भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे, तंजौर जिले में ट्रंक्वेवार नाम की जगह है, वहाँ पे 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और इनकी दूसरी फैक्ट्री जो थी वो सेरमपुर या श्रीरामपुर बंगाल में लगाई। ठीक। तो इनकी पहली फैक्ट्री तंजौर जिले में और दूसरी फैक्ट्री बंगाल के श्रीरामपुर जिले में लगाई। तो श्रीरामपुर ही जो है, श्रीरामपुर ही डेनिश लोगों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, यानी इनका मुख्यालय श्रीरामपुर बना था बंगाल का। 1885 ईस्वी में क्या हुआ, इस कंपनी ने अपनी सभी कंपनियां, फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेचकर यहाँ से चले गए। तो डेनिश कंपनी क्या 1616 में बनी और 1845 ईस्वी में इन्होंने ब्रिटिश कंपनियों को अपनी सारी फैक्ट्रियाँ, अपना सारा क्षेत्र बेचकर यहाँ से चले गए। ठीक। अब अंतिम में कौन आया, डेनिश के बाद जो अंतिम यूरोपीय यहाँ आए वे थे फ्रांसीसी। इनका प्रभाव भी भारत पर रहा है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें थे, उनके एक मंत्री कॉलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। और यह कंपनी क्या सरकारी कंपनी थी। बाकी जो कंपनियां थी जैसे ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब प्राइवेट कंपनियां थी, बट ये संसद के द्वारा स्थापित फ्रांस की एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में लगाई। ठीक है। इसके बाद मरकारा नामक व्यक्ति ने फ्रांसीसियों के लिए दूसरी जो कोठी थी वो मसूलीपट्टनम में 1669 में स्थापित की। ठीक। तो इस तरह से पहली फैक्ट्री इनकी सूरत में और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन, इस व्यक्ति ने पांडिचेरी नाम के शहर की स्थापना की। तो पांडिचेरी जो है इंडिया में वो फ्रांसीसियों का मेन गढ़ बन गया, यहाँ पे फ्रांसीसी ज़्यादा रहते थे। 1690 से 1692 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने क्या किया, बंगाल में चंद्रनगर में अपनी महत्वपूर्ण बस्ती बसाई। तो बंगाल के चंद्रनगर नामक स्थान पर फ्रांसीसियों की एक बस्ती बस गई, जो बंगाल में उसकी गतिविधि का क्या मुख्य केंद्र बना। तो बंगाल में मुख्य केंद्र हो गया चंद्रनगर, और फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी, साउथ इंडिया में पांडिचेरी नामक स्थान बना रखा था। देखिए, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक तौर से बहुत प्रतिस्पर्धा थी और दोनों के बीच में कई बार युद्ध भी हुए हैं, परंतु किसी भी युद्ध में किसी एक पक्ष की पूर्णतः जीत नहीं होती थी।
इनके अधिकांश युद्ध जो हुए हैं वो किसी न किसी संधि पर समाप्त हुए हैं। परंतु 1760 में हुआ यह युद्ध, 1760 में आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने क्या हुआ, वांडी वाश नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को हराया था। तो इसी एक युद्ध में फ्रांसीसी हारे थे अंग्रेजों में, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का प्रभाव बहुत ही कम हो गया था। तो ये माना जा सकता है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1760 में क्या हुआ, वांडी वाश के युद्ध में फ्रांसीसियों का वाश हो गया या नाश हो गया। ठीक, तो वांडीवास वो जगह है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में, ये पूछा जाता है। आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये वाला आप याद रखिएगा। और फ्रांसीसियों में क्या इंपॉर्टेंट है कि पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने की थी, वो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ये दो मेन चीज़ें हैं जो फ्रांस से पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रांस का ब्रिटिश के साथ संघर्ष चलता रहा है, तो उस पर से क्वेश्चन बनते हैं। अभी उनको आगे देखते हैं क्या है। इस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर उनका प्रभाव बढ़ने लगा था, यानी ये धीरे धीरे काम कर ही रही थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। चूँकि इससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर अपना प्रभाव जमा चुकी थी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में अपने प्रभुत्व की स्थापना को लेकर दोनों कंपनियों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। यह संघर्ष कर्नाटक क्षेत्र में लड़े जाते थे। चूँकि यह संघर्ष दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब इन युद्धों के बारे में हम फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। इस टॉपिक से सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो अंग्रेज़ों से बनते हैं या पुर्तगालियों से बनते हैं। इस टॉपिक में हमें ध्यान देना यही इस बात का है कि कौन सी व्यापारिक कंपनी कब आई, उनके आने का क्रम क्या था, उनकी स्थापना का वर्ष क्या था, किस कंपनी का किस स्थान पर कब फैक्ट्री खुली, ये चीज़ें या ये डेट्स हमको याद रखनी है। और इससे ज़्यादा अधिक प्रश्न इसके अलावा वैसे नहीं बनते। जो मुख्य संघर्ष है वो फ्रांस और ब्रिटिश कंपनियों के बीच में हुआ है, जिनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, और उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखना है या पढ़ना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।